लीला दत्त शर्मा, गांव सलाना, गांव और डाकखाना सलाना, तहसील और जिला शिमला। अच्छा जी, आपका जो शाखा डाकघर है, यहाँ से आपको क्या क्या सुविधा? हर सुविधा मिलती है, पेंशन की है, डाकघर की जितनी भी सुविधाएं सब हमारे को यहाँ पर घर में मिल रही है। और आप क्या बोलना चाहोगे? तो बहुत बढ़िया काम है, बड़ा बेस्ट काम है। और आज जो हमारे यहाँ गांव में कैंप लगा है वो बहुत बढ़िया लोगों के लिए सुविधा है उसकी, और इन हमारे को समझाया है, बताया है, उसके बारे में हम सब खुश हैं। मैं यहाँ का निवासी हूँ, धन्यराम हूँ, धन्यराम मेरा नाम है। और मैं डाकखाने से रिटायर हूँ। मुझे यहाँ से कोई सब चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, सब चीज़ की सुविधा मिलती है डाकखाने में। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ से? प्रॉब्लम कोई नहीं है यहाँ से, क्योंकि बूटा तो मेरा ही लगाया हुआ है, इसको सींच रहा हूँ। हमारे से डाकखाने से सब कुछ सुविधा है, और किसी चीज़ की ये नहीं है। हमारे को पेंशन मिलती है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, दिक्कत तो नहीं आती कोई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी बात। हाँ, हाँ, तो हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आए हुए हैं सर आज ना। तो हमारे क्या है सर, हम किसी भी जो बीओ में हैं, बीओ में जाके हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट का नाबार्ड की तरफ से एक कैंप लगता है, अवेयरनेस कैंप। आज के टाइम में आपको पता होगा कि हर चीज़ पोस्ट ऑफिस में क्या हो रहा है, डिजिटल चल रहा है, ठीक है ना। पहले से क्या रहता है, सेविंग अकाउंट होता था, हमारा सुकन्या होता था, पीएलआई होता था, पीपीएफ के अकाउंट हम खोलते थे। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या कर रहा है, एक बैंकिंग की सुविधा दे रहा है हमारे पोस्ट ऑफिस के जितने भी कस्टमर हैं, हर किसी को हम बैंकिंग की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जैसे पहले से क्या था कि पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी लाइनें लग जाती थी, हमें कैश डिपॉजिट करना हो, विड्रॉल करना हो। आज के टाइम पे क्या है, आप अपने मोबाइल पर अगर आईपीपी का ऐप अगर ओपन करते हैं, उसमें अकाउंट खुलवाते हैं, अपने ऐप के माध्यम से ही आप कोई भी, जैसे पीपीएफ हो, अकाउंट सुकन्या हो, आरडी हो, सेविंग में किसी में भी आप अपना पैसा क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर विड्रॉल करने की जरूरत होती है तो आजकल हमारा क्या है, एक आईपीपी का प्रीमियम अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। अगर प्रीमियम अकाउंट ओपन करवाते हैं, अगर आपको आपके घर में पैसा चाहिए तो आपने क्या करना है, अपने पोस्टमैन को कॉल करना है। पोस्टमैन को कॉल करेंगे, वो आपके घर में आके आपको क्या दे जाएगा, पैसा दे के जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट की कुछ चीजें बताऊंगा आपको। जैसे पहले तो सेविंग रेगुलर अकाउंट है हमारा। सेविंग रेगुलर अकाउंट आपने सुना होगा, वो जीरो बैलेंस आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं, है ना। रेगुलर अकाउंट है, सेविंग रेगुलर अकाउंट है, जीरो बैलेंस है, उसको आप ओपन करवा सकते हैं। दूसरा हमारा रहता है कि प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट में क्या है, कुछ प्रीमियम फैसिलिटी दी जाती है हमारे कस्टमर को। जैसे आज के टाइम में अगर हम कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करते हैं, जैसे कहीं ट्रांसफर भी करना है, आपने ट्रांसफर अगर करना है तो आप आईपीपी के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। उस केस में क्या रहेगा, बहुत सारी चीजें, जैसे आईएमपीएस की सुविधा उसमें दी जाती है, आरटीजीएस की उसकी सुविधा दी जाती है, नेफ्ट की सुविधा भी हमारे उसमें देते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप में हम नेफ्ट की सुविधा भी उसमें प्रदान करते हैं। अगर कोई कस्टमर हमारा है, अगर प्रीमियम अकाउंट के माध्यम से अगर ट्रांसफर कर रहा पैसा, नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करता है, उसमें कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते कस्टमर को। उसी हिसाब से क्या रहता है, इसमें कुछ डोर स्टेप बैंकिंग चार्जेस, अगर किसी को अपने घर में पेमेंट भी चाहिए, प्रीमियम अकाउंट के माध्यम से अगर पेमेंट निकलवाता है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर रेगुलर अकाउंट है, रेगुलर अकाउंट में क्या रहता है, डोर स्टेप बैंकिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं 25 रुपीज़, 23 प्लस समथिंग अप्रॉक्स हम 25 लेके चलते हैं, उसको 25 रुपया लेके चलते हैं, ठीक है ना। प्रीमियम अकाउंट के केस में क्या रहता है, अगर आपको घर में पेमेंट चाहिए, अगर कोई लेडीज घर में अकेली, उसको कैश की जरूरत है, तो वो क्या कर सकता है कि पोस्टमैन को फोन कर ले, और पोस्टमैन को अगर वो 5-10 हज़ार जितना भी उसको चाहिए, पोस्टमैन आपके घर में आके आपको क्या देके जाएगा, पेमेंट देके जाएगा। अगर उसका क्या रहता है, उसका प्रीमियम अकाउंट रहता है। प्रीमियम अकाउंट के चार्जेस बताऊंगा, 149 प्लस जीएसटी लगता है ना। कोई भी सरकारी काम होता था, आपको पता है चीज में जीएसटी लगता है, तो 149 प्लस जीएसटी अप्रॉक्स 175.82 का उसमें क्या लगता है, पूरा चार्जेस लगता है प्रीमियम अकाउंट का, ठीक है ना। प्रीमियम अकाउंट की कुछ फैसिलिटी और भी रहती है, जैसे क्या रहता है उसमें, अगर कोई हमारा कस्टमर है, कस्टमर क्या है, किसी भी अगर हमारे सरकारी उसमें से डिपार्टमेंट से रिटायर होके आता है तो अपना प्रीमियम अकाउंट खुलवाता है। पेंशन, अगर वो पेंशन होल्डर है तो उसमें क्या रहता है, आपको पता है कि हर साल हमको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, जो भी पेंशन होल्डर है। तो पहले से क्या रहता था कि डीएलसी अगर किसी को बनाना है तो दूर ऑफिस में जाना पड़ता है, कुछ ही उसके ऑफिस रहते थे जहाँ से वो अपना डीएलसी क्रिएट कर सकता है। आज के टाइम में क्या है, वो आप अपने मोबाइल से किसी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकता है। अगर कोई पेंशन होल्डर है, अगर मोर देन 60 ईयर्स है, तो जिसको अपना डीएलसी जमा करना पड़ता है, वो क्या कर सकता है, अपना डीएलसी अपने खुद के माध्यम से अपना उसको बना सकता है डीएलसी। दूसरा ये रहता है कि इसमें आप मंथली कितना भी
प्रीमियम अकाउंट में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करवा सकते हैं। रेगुलर के केस में क्या आपका 10 और 25 का लिमिट रहता है विड्रॉल और डिपॉजिट में, उसके अतिरिक्त आप जितना भी करते हैं उसमें क्या रहता है आपका चार्जेस लगते हैं। बट इन केस ऑफ अगर प्रीमियम अकाउंट है उसमें आप मंथली आप कितना भी उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना भी आप क्या कर सकते हैं विड्रॉल कर सकते हैं। बट क्या है अभी आज हमारे जो बीओ हैं, जो ब्रांच ऑफिस है, इसमें दिन का रिस्ट्रिक्शन रहता है। उसमें क्या है कि एक दिन का आप 10,000 तक की लिमिट उसमें रख सकते हैं। 10,000 तक के आप क्या कर सकते हैं कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल कर सकते हैं। बट अगर डेली के हिसाब से आप करते हैं तो 3 लाख तक का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक बीओ में। अगर कोई जैसे हमारे यहाँ शॉपकीपर लोग हैं, शॉपकीपर लोग कोई बड़ा अगर दुकानदार होता है उसके अंदर डेली कैश आता है, डेली कैश जमा करना होता है, बैंक में जाता है, तो क्या करना है अपने पोस्ट ऑफिस में वो अपना कैश क्या कर सकता है जमा कर सकता है ना। किसके केस में? प्रीमियम अकाउंट के केस में। दूसरा क्या है, हम प्रीमियम अकाउंट और रेगुलर अकाउंट दोनों में हम एक एटीएम कार्ड देते हैं। एटीएम कार्ड क्या है? वीडीसी, वर्चुअल डेबिट कार्ड। जिस तरह नाम से पता चला होगा वर्चुअल रहता हो, ठीक है ना। वर्चुअल मतलब ये रहता है कि जैसे एटीएम कार्ड हमारे क्या आता है हार्ड कॉपी रहता है, हार्ड कॉपी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। बट इन केस ऑफ वीडीसी रहता है कि वो आपके मोबाइल पे ही डाउनलोड होके रहेगा। उसका चार्जेस रहता है 25 रुपीज़, 25 रुपया उसका क्या है चार्जेस है। अगर आप प्रीमियम अकाउंट में करवाते हैं, प्रीमियम अकाउंट के साथ अगर वीडीसी जनरेट करवाते हैं तो 25 रुपये आपको वन टाइम देना पड़ेगा। एक साल आपने आप प्रीमियम अकाउंट खोल दिया और वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपने जनरेट कर दिया तो आपको एक साल अभी स्टार्टिंग में ही आपने 25 रुपये पेमेंट करना है। नेक्स्ट ईयर से आपको उसका पेमेंट नहीं करना है। अगले साल से क्या रहेगा, आपको जब तक कि एक एटीएम कार्ड की उसमें एक्सपायरी डेट रहेगी तब तक आपका उस फोन में क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अगर रेगुलर अकाउंट वाला, अगर कोई रेगुलर अकाउंट होल्डर हमारा क्या करता है वीडीसी लेता है, मान लेते हैं उसने इस साल जनरेट कर लिया, आज 21 तारीख को जनरेट करता है, नेक्स्ट साल 20 तारीख तक उसका क्या रहेगा, उसकी डेट, 1 साल की डेट रहेगी। अगर वो आगे उसको रिन्यू करना चाहेगा तो 25 रुपये उसको और पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। दूसरी एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे हमारा आईपीपी का जो अकाउंट है कोई मिनिमम बैलेंस अकाउंट नहीं है। जिस बैंक में कहीं पर भी देखते हैं जैसे क्या है मिनिमम बैलेंस इन क्राइटेरिया है कि उतना आपका बैलेंस होना चाहिए। हमारा पोस्ट ऑफिस में भी क्या है पहले सेविंग अकाउंट हुआ करता था, जैसे बहुत सारे लोगों की पेंशन आती है उसमें क्या आप जीरो बैलेंस रखो, 50 रुपये को 100 रुपये कोई दिक्कत नहीं। आज के टाइम में क्या है हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसमें भी मिनिमम कितना रख दिया, 500 रुपये आपका सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अगर कम होता है सालाना तो 50 रुपये के ऊपर आपको क्या देना पड़ता है, उसका चार्जेस देना पड़ता है। अगर हमारा क्या है आईपीपी का अकाउंट है उसमें कोई चार्जेस नहीं है, मिनिमम बैलेंस कोई एवरेज बैलेंस का क्राइटेरिया नहीं है, आप जीरो से भी उसको चला सकते हैं, लाख में भी उसको चला सकते हैं। दूसरी बात एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसका हमारा सेविंग और प्रीमियम अकाउंट का केस में, जो हमारा पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उसको हम आईपीपी से क्या करा सकते हैं, लिंक करा सकते हैं। मान लेते हैं पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है हमारा सेविंग अकाउंट, हर किसी को पता होगा कि हमको क्या मिलता है, पासबुक मिलता है, उसका आप ऑनलाइन से क्या करा सकते हैं, लिंक करा सकते हैं। किसके माध्यम से? बायोमेट्रिक के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, लिंकअप हो जाएगा, ठीक है ना। कल के दिन अगर आपको जमा करना है सेविंग अकाउंट में, आपके आईपीपी में पैसा पड़ा है तो आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आप उसी ऐप के माध्यम से अपनी सेविंग में क्या कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपया पड़ा, आपने किसी को 50,000 रुपये सेंड करना है, ठीक है ना। पहले से क्या होता था, आप पहले पोस्ट ऑफिस में आएंगे, कैश निकाल के ले जाएंगे, कहीं बैंक में जाएंगे जमा करना, अब ऐसी जरूरत नहीं है। अगर पोस्ट ऑफिस के सेविंग में किसी का पैसा पड़ा है, आपने क्या करना है, उस ऐप के माध्यम से ही स्वाइप इन स्वाइप आउट का ऑप्शन होता है, ये मैं आपको बाद में दिखा के बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो क्या है, स्वाइप इन आप करेंगे, जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग का पैसा है वो आपके किस में आ जाएगा, प्रीमियम ऑनलाइन आपके खाते में आ जाए। उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी को बैंक के माध्यम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई आप करवा सकते हैं, आईपीपी का अकाउंट है आईपीपी के माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है हमारे आईपीपी के, जैसे मैंने रेगुलर अकाउंट बताया, प्रीमियम अकाउंट बताया। आगे हमारा एक और अकाउंट है मनरेगा अकाउंट। मनरेगा अकाउंट आपने सुना होगा, हर कोई मनरेगा का काम भी करता है, मनरेगा का पैसा भी आता है। बहुत सारे क्या होते हैं कि मान लेते हैं किसी की भूमि सुधार चल रहा होता है, उसका पैसा आता है, ठीक है ना, 25-30 हज़ार उसका जो भी आता है पैसा आता है। उसमें क्या जॉब कार्ड लगाते हैं आप लोग, ठीक है ना, जॉब कार्ड लगाते हैं, 10-8 लोगों को आपने क्या दिया, जॉब कार्ड दे दिया, पैसा आएगा। हर किसी की किस में आता है, बैंक में आता है, ठीक है ना। पैसा तो आ जाता है, बट क्या है ना, जब इकट्ठे करने की जरूरत पड़ती है, किसी से पैसे लेने की जरूरत, इकट्ठे नहीं होते लोग, एक टाइम में दे दिया, एक ना अलग देता है कभी। इस तरीके से क्या है, मनरेगा अकाउंट आप हमारे पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। मनरेगा अकाउंट खुलवा लिया, मनरेगा अकाउंट खुलवाने के बाद हर किसी का हम आधार सीडिंग करवा सकते हैं। आधार सीडिंग का मतलब होता है जो हमारा आधार कार्ड है वो हमारा किससे लिंकअप हो जाएगा, अकाउंट से लिंकअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की जो भी पैसा आएगा, मनरेगा से हो गया, चाहे पीएम किसान का पैसा होगा, पीएम किसान का सालाना 6,000 रुपये आता है, 3 किस्त में आता है, 2-2 हज़ार रुपये करके, ठीक है ना। अभी जैसे पिछले महीने पड़े हुए थे हमारे, कितने 27 तारीख को पड़े थे ना,
27 तारीख को हमारे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो होता है क्या है कि आप पोस्ट ऑफिस से वो सुविधा भी ले सकते हैं, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। नरेगा का अकाउंट अगर आप लिंक करवा दें तो आप जैसे किसी ने जॉब कार्ड लगा लिया, 10 लोगों के खाते में पैसा, एक दिन बुला के आप एक ही दिन में अपना पैसा किसी पोस्ट ऑफिस में आके निकलवा सकते हैं। आपको लोगों के बार बार जाने की जरूरत नहीं है किसी के पास भी ना, एक साथ पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट में आ जाएगा। जैसे सब्सिडी का पैसा बहुत सारे लोगों को, जैसे भूमि सुधार का हो जाता है, अपना ये LPG सिलेंडर का हो गया, और भी बहुत सारे सब्सिडी का पैसा लेते हैं। जैसे ये हमने देखा कि जो हमारे बागवान लोग हैं, बागवान लोगों का भी जो सब्सिडी का पैसा आता है, जैसे मशीन लेने के लिए पैसा आता है, वो भी आपका किस में आ जाना है, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में। उसका मैसेज आपको अलग से आ जाएगा। जैसे आपका अगर उसमें मोबाइल नंबर लिंकअप होगा तो मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको क्या आ जाता है, उसका SMS आ जाए, आपको पता चल जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा मनरेगा अकाउंट। और जैसे आजकल चाहे पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट भी चल रहा है हमारा। पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट वही है जो मनरेगा अकाउंट है, उसमें बट ये है कि नाम चेंज है। जैसे आप बहुत सारे बेनिफिशियरी हमारे ऐसे बीच में हमने हर बीओ में लिस्ट सर्कुलेट की हुई है। हर बीओ के अंतर्गत जैसे बहुत सारे गाँव में ऐसे हैं कि लोगों को गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जैसे मान लेते हैं मैडम का पैसा गवर्नमेंट की तरफ से तो आ रहा है, बट इनका क्या आधार कार्ड कहीं पर भी लिंकअप नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है ना कि कहीं पर भी अगर आपका आधार कार्ड है, हर साल KYC करनी होती है। अगर जिन लोगों ने KYC नहीं करवा रखे उन लोगों का गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, KYC ना होने के कारण वो पैसा कहाँ चले जा रहा है, दोबारा वापिस चले जा रहा है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि आपने क्या करना है कि अपना KYC करवा लेना और आधार सीडिंग करवा लेनी, कहाँ, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है ना। यानी कि आजकल गांव के लोगों को हर कोई, जैसे बाहर का बंदा अगर कोई फ्रॉड के केस में गांव वालों बंदों को इजीली वो फ्रॉड कर ले रहा है, तो कभी भी कोई भी आपको कॉल करता है आपको, ठीक है ना। जैसे आजकल क्या है कि जैसे गुप्ता जी का नाम हर किसी को पता है, इनका नंबर भी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, किसी भी हमारा ऑफिस का नंबर आप हर किसी को के पास उपलब्ध है। कि फ्रॉडस्टर क्या कर रहे हैं, जैसे इनका नाम ले लिया, मेरा नाम ले, किसी का नाम लेके भी कॉल कर दे रहे डायरेक्ट इसको, कस्टमर को, कि हम इस बैंक से बात कर रहे हैं। उनको एड्रेस पता है, हर चीज़ के बारे में पता है, हमारा जो भी स्कीम है हर चीज़ के बारे में उनको पहले से पता हुआ है। तो वो क्या कर देते हैं कि जैसे उन्होंने कॉल कर लिया, मान लेते हैं किसी राहुल बंदे, उसको कॉल कर लिया, उसके बाद वो बोल देते हैं कि आपका अकाउंट क्या है, बंद होने वाला, KYC हर किसी का अकाउंट में अपडेट नहीं है, आपका अकाउंट बंद होने वाला, आपका चार्जेस कट रहा है, आप हमको क्या OTP बताओ, अपनी अकाउंट डिटेल बताओ, आधार कार्ड नंबर बताओ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, जितने लोग इधर हैं और जो नहीं आ पाए हैं, जैसे आपकी फैमिली, हर किसी को आपने बताना है, कभी भी किसी को आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है ना। अगर कल के दिन मैं भी आपको कॉल करूं, है ना, अगर आप मेरे को जानते, जो नहीं जानता, अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं भी कॉल कर रहा हूं तो आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि कौन कॉल कर रहा है, ठीक है ना। अगर बैंक से भी कॉल आ रहा है, वैसे बैंक कभी भी किसी कस्टमर को कॉल नहीं करता डायरेक्टली। बैंक वाले कभी भी ना बैंक वाले करेंगे ना पोस्ट ऑफिस वाले करेंगे। जैसे बीओ वाले कर सकते हैं, बट क्या है कि बैंक वाला और पोस्ट ऑफिस वाला किसी कस्टमर को कभी भी कॉल नहीं करता डायरेक्टली। अगर हमने किसी कस्टमर से बात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, पहले इनके माध्यम से जाएंगे कि हमने इससे बात करनी है, वो पोस्ट ऑफिस में, वो कस्टमर को पोस्ट ऑफिस में बुलाएगा या वो बात कराएगा हमसे, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है, कभी भी किसी कस्टमर को कोई डिटेल शेयर नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। बहुत फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, क्योंकि जनरली ये जी नाम है ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड, ठीक है ना। एक्सीडेंट, अब ये नहीं कि लोग उस चीज को गलत तरीके से समझ रहे हैं कि एक्सीडेंट सिर्फ गाड़ी से ही ठुकने से एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो एक तो व्हीकल वाला एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ही, दूसरी केस क्या रहेगा, मान लेते हैं कोई पेड़ में चढ़ा हुआ है, काट रहा है, कटिंग कर रहा है, अगर वहां से गिरने के बाद भी उसका कुछ हादसा हो जाता है, उस केस में भी क्या रहेगा, वो भी एक्सीडेंट के केस में माना जाएगा। कोई अपने घर में ही है, स्लिप हो जाता है, ठीक है ना, कुछ हो जाता है, वो भी किस में आएगा, एक्सीडेंट के केस में आएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि कोई छत से गिर जाता है, उस केस में भी क्या रहेगा, एक्सीडेंट रहेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये केस पहले भी आया हुआ था, जो ये घास काटने वाली एक मशीन आती है ना, तो घास काट रहे थे, घास काटते काटते अंगूठा भी उन्होंने साफ कर लिया अपना, ठीक है ना, वो भी किस में आएगा, एक्सीडेंट के केस में आएगा, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक एक्सीडेंट है। दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ड्रिंक एंड ड्राइव, मान लेते हैं किसी ने GHG की पॉलिसी ले रखी है, ड्रिंक एंड ड्राइव चल रहा है, मतलब दारू पी के गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, इस केस में उसको क्लेम नहीं मिलेगा। इस केस में कि किसी में भी कोई भी अगर कंपनी का भी लेता है तो ड्रिंक एंड ड्राइव अगर लेके अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस केस में वो एलिजिबल नहीं रहता है किसी भी पॉलिसी का, क्योंकि इसमें अगर एक्सीडेंट रहता है, अगर एक्सीडेंट के कारण कहीं डेथ हो जाती है, उस केस में आपको पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सारी लगती हैं, उस केस में अगर आ जाता है, अगर क्लेम भी डाल देता है, उस केस में उसका क्या नहीं रहेगा, उसको सबमिट नहीं किया जाएगा, है ना। तो एक्सीडेंट का